नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम शर्मा और हम आज पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। परमाणु की संरचना बहुत सिंपल सा टॉपिक है और लगभग हर पेपर में इससे प्रश्न बनते हैं। हम टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, पुराना जो पैटर्न था उसमें आपसे पूछा जाता था परमाणु की खोज किसने की है, या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या नील्स बोर का परमाणु मॉडल। एक्चुअल में अब ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब प्रश्न आते हैं पॉइंट टू पॉइंट और सीधे टॉपिक से। ठीक है, पहले जो प्रश्न बनते थे वो हिस्ट्री पार्ट से बनते थे। अब साइंस में हिस्ट्री पार्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। तो देखिए, परमाणु होता क्या है। परमाणु परमाणु क्या होता है भाई? किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा? परमाणु। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण। आपके पास लोहे का कोई पार्ट है, आपके पास कोई लोहे की कील है, ठीक है, उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं, सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा कण बचेगा उसे हम कहेंगे लोहे का परमाणु। आपके पास सोने का कोई गहना है, कोई भी छड़ है, कोई भी भाग है, तो सोने के सबसे छोटे कण को हम क्या कहेंगे? सोने का परमाणु। तो किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण उस तत्व का परमाणु कहलाता है। पहली बात क्लियर हुई। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण उस तत्व का परमाणु कहलाता है। तो सबसे फर्स्ट में आपके पास क्या आया? तत्व, एलिमेंट। ठीक है, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा? परमाणु। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा? परमाणु। तो इसे हम क्या बोल देंगे? परमाणु। क्लियर हुआ भाई? हमारे पास कोई भी तत्व है, उसका सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। अब तत्व 118 हैं आवर्त सारणी में, या आवर्त सारणी के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु। अब हम बात करते हैं कि परमाणु होता क्या है, किस चीज़ से मिलके बना होता है, परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं, परमाणु की संरचना क्या है। तो देखिए, परमाणु की क्या संरचना होती है। परमाणु इस तरीके का होता है। सबसे पहले इसके बीचों बीच में होता है नाभिक, और नाभिक ये वाला भाग हो जाएगा नाभिक। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ये हैं इसके कक्ष। ठीक है, कक्ष कह देते हैं, कक्षा कह देते हैं, कोष भी कह देते हैं। ठीक है, कक्ष, कक्षा या कोष। तो एक चीज क्लियर हुई आपके कि ये परमाणु है। परमाणुओं के बीचों बीच में जो भाग होता है, परमाणु के बीचों बीच में जो भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नाभिक। क्या होगा ये? नाभिक। परमाणु के मध्यवर्ती भाग को क्या कहेंगे? नाभिक। उसके बाद इस नाभिक के चारों तरफ जो वृत्ताकार कक्ष होते हैं, ये वृत्ताकार रास्ते होते हैं, इन्हें हम कक्ष, कक्षा या फिर कोष भी कह देते हैं। ठीक है, कोष। क्लियर है अभी? तो हमारे पास, हमें अभी तक समझ में आया तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु, परमाणु के बीचों बीच में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? कक्ष होते हैं। अब बात आते हैं इसके मुख्य कणों की। मूलभूत कणिया, जिन्हें हम कहते हैं मुख्य कण, मूलभूत कण। ठीक है, परमाणु के मूलभूत कण या परमाणु के मुख्य कण कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए, परमाणु के जो परमाणु के मुख्य कण हैं वो तीन है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन मिलता है कक्षाओं में। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा परमाणु के अंदर? कक्षाओं में। हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन कहाँ मिलेगा? नाभिक में। ठीक है, और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन के, तो ये भी कहाँ मिलेगा? नाभिक में। ठीक है, तो दो चीज़ क्लियर हुई आपके। नाभिक में मिलने वाले जो कण हैं वो कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं? कक्षाओं में। तो दो चीज़ें आपकी क्लियर हुई। कक्षाओं में मिलने वाले कणों को हम क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रॉन, और नाभिक में मिलने वाले जो दो मुख्य कण हैं वो कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है अभी? तो आपके तीनों कण क्लियर हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम और अगले टॉपिक पे चलते हैं। अभी हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। हम पढ़ रहे हैं तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु, परमाणु के बीचों बीच में मिलता है नाभिक, ठीक है, और नाभिक के अंदर एक कण, नाभिक के अंदर दो कण मिलते हैं जिनको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाले कणों को कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है भाई। न्यूक्लियॉन्स किसको कह रहे हैं, जो नाभिक के अंदर मिल रहे हैं, नाभिक के अंदर मिलने वाले कण न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा परमाणु के अंदर कितने कण हैं, 3 कण हैं। कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे मिलते हैं, नाभिक के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे हैं, कक्षाओं में, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ आपके, परमाणु के नाभिक में मिलने वाले कण प्रोटॉन के ऊपर धनावेश, कक्षाओं में मिलने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश, और जो न्यूट्रॉन होता है जो नाभिक में मिलता है ये होता है उदासीन। क्लियर हुआ, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन। तो अभी हम दोबारा से समझते हैं। हमने पढ़ा तत्व के सबसे छोटा कण परमाणु, परमाणु के नाभिक में मिलने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है सॉरी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर आवेश का मान समान होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर आवेश का मान समान होता है। कितना होता है अभी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। किसके ऊपर बात हो रही है, हम आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश और प्रोटॉन के ऊपर धनावेश। आवेश का मान कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश समान है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आएगा, प्रोटॉन है तो प्लस आएगा, बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की परमाणु के अंदर संख्या समान होती है, मतलब किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा समान होती है, और इसी के साथ ही आवेश का मान भी समान होता है। आवेश का मान भी समान है, संख्या भी समान है। इस तरीके से परमाणु कैसा हो जाता है, उदासीन। कोई भी परमाणु की अगर हम बात करेंगे तो परमाणु कैसा होता है, उदासीन। ये चीज़ क्लियर हुई आपके, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, परमाणु पढ़ा, फिर उसके बाद में कक्षा पढ़ी, नाभिक पढ़ा हमने, ठीक है। नाभिक के अंदर मिलने वाले मुख्य कण पढ़े हमने, कण के ऊपर मिलने वाले हमने क्या पढ़े, आवेश, तो आपको पता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश, न्यूट्रॉन उदासीन, न्यूक्लियॉन्स हमने पढ़ा। उसके बाद में अब आपको याद रखना है, एक होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी कहते हैं हम, परमाणु क्रमांक को क्या कह रहे हैं, परमाणु संख्या भी कहते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए परमाणु संख्या क्या होती है, ठीक है। परमाणु संख्या क्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या जिसे हम क्या कह रहे हैं, परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, और इसे प्रदर्शित किया जाता है Z के द्वारा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की
या उस परमाणु का क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, अब एक चीज़ आपके दिमाग में आई होगी कि भाई अभी अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। लेकिन हम परमाणु की जो परमाणु का जो क्रमांक है वो हम क्या मान रहे हैं, प्रोटॉनों की संख्या। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी विद्यार्थी अगर क्लास में नहीं आए तो रोल नंबर चेंज नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर जो है वो इनका क्या होता है, रोल नंबर होता है, ये चेंज नहीं होता है। इसलिए प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। दूसरा है द्रव्यमान संख्या। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, ए से प्रदर्शित इसे किया जाता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान संख्या हमने पहले पढ़ा परमाणु क्रमांक, अभी हम पढ़ रहे हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो देखिए बहुत सारी जो डेफिनेशन है, बहुत सारी अलग अलग परिभाषा, उनमें आपको उलझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम बोल रहे हैं कंपटीशन में सीधे 60 क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आता है टॉपिक में से। ठीक है, हिस्ट्री पार्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए आपको समझना द्रव्यमान संख्या, तो पुरानी परिभाषाएं भूल जाए। आप ये सोचिए कि नाभिक जो होता है, पूरा का पूरा भार परमाणु का नाभिक के अंदर होता है। तो आप ये समझिए जो नाभिक है परमाणु का, ये वाला, इस नाभिक के अंदर कौन कौन से कण हैं, इसके अंदर भी 2 कण हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा है। कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को कहा जाता है। ठीक है, किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहा जाता है। तो 2 चीज़ आप एकदम से क्लियर कर लें। अगर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या की बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक, और अगर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। तो 2 चीज़ क्लियर हुई आपके। कौन कौन सी, एक तो हमने पढ़ा परमाणु क्रमांक, दूसरा पढ़ा हमने परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। इसी से एक आता है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं समस्थानिक? ठीक है, तो देखिए समस्थानिक क्या होते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, समस्थानिक। समस्थानिक ऐसे परमाणुओं को कहा जाता है, समस्थानिक ऐसे परमाणुओं को कहा जाता है जिनमें परमाणु क्रमांक मतलब Z, ये तो क्या हो, परमाणु क्रमांक तो समान हो, और द्रव्यमान संख्या A, ये क्या हो, असमान हो। द्रव्यमान संख्या असमान हो, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई, समस्थानिक। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहले दोबारा से समझिए समस्थानिक क्या होते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। द्रव्यमान संख्या अलग अलग, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका मतलब न्यूट्रॉन चेंज हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के जो हम समस्थानिक निकालते हैं वो क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या समान, ठीक है, और उसमें क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जैसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या, ये क्या होती है, असमान। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6 और इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाती है 12। एक कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6 और इसकी द्रव्यमान संख्या 14 भी होती है। ठीक है, C6H18 भी होता है। ठीक, तो ये 12 से लेके 18 तक है, आपको मेन याद रखना है, मुख्य याद रखने। इसको कार्बन 12, कार्बन 14, आपने सुना होगा
कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, कोई भी जीवाश्म हम मिलता है, जैसे हड़प्पा या इस तरीके की बहुत सारी पुरानी संस्कृतियां मिलती हैं, तो हम बोल देते हैं कि भाई ये 3000 साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है। कैसे पता लगता है? तो उसका पता लगाने के लिए उसमें से कार्बन 14 का देखा जाता है। कार्बन 14 की आयु कितनी, कार्बन 14 कितना अपघटित हो चुका है, उसकी आयु को ज्ञात करके हम उस जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं, जिसे बोला जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति। और कार्बन डेटिंग पद्धति में किसका उपयोग करते हैं? कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही अगर हम समस्थानिकों के एग्जाम्पल और देखें तो आपके पास आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट 2758 और कोबाल्ट 2760। तो देखिए कोबाल्ट 58 इससे बनती है विटामिन B12 और B12 से बनती है RBC। आपको याद रखना है, कोबाल्ट 58 से विटामिन B12 बनती है। महिला सुपरवाइजर में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो B12 विटामिन B12 से क्या बनेगी? RBC। अगर कोबाल्ट 58 की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो RBC प्रॉपर नहीं बन पाती है, और उसकी वजह से जब RBC नहीं बन पाएगी तो RBC की कमी हो जाएगी और हमारे शरीर में एक रोग होता है जिसे हम बोल देते हैं एनीमिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से एनीमिया का कारण है और वहाँ पे आयरन नहीं है, तो आप याद रखें वहाँ कोबाल्ट 58 जरूर होगा। ठीक है, तो कोबाल्ट 58, कोबाल्ट का जो समस्थानिक है 58, इससे B12 विटामिन B12 से RBC का निर्माण होता है। और कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर के उपचार में उपयोग में लिया जाता है। कैंसर के उपचार की जो 4 पद्धतियाँ होती हैं, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी और एक सर्जरी। तो जो रेडियोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी में कोबाल्ट 60 की रेडिएशन का उपयोग करके कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े हैं समस्थानिक। ठीक है, उसके बाद आगे हम समस्थानिक के बाद देखते हैं समभारिक। ठीक है, अगला है समभारिक। तो समभारिक आपको पता चल गया होगा, नाम से ही भार समान है। और भार क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसको कह रहे हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब यहाँ पे A द्रव्यमान संख्या क्या होगी? समान। Z मतलब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होगा? असमान। ठीक है, तो ऐसे परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? समभारिक। समभारिक का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14। तो आप देखिए ऊपर की जो संख्या है यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। और नीचे की जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक क्या है? असमान। ऐसे परमाणु को हम क्या कहते हैं? ऐसे परमाणु को कहेंगे हम समस्थानिक। ठीक है, उसके बाद एक और आता है जिसे हम कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक। अब नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे परमाणु जिसमें क्या हो? न्यूट्रॉन समान हो। ऐसे परमाणु जिसमें क्या हो? न्यूट्रॉन समान हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक पेयर है, ये RPSC में पूछा हुआ है, RS के अंदर बना हुआ प्रश्न है सम न्यूट्रॉनिक का। तो जो वहाँ पे सही ऑप्शन लिया था उसी को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास है मैग्नीशियम 12 24 और एक है सोडियम, सोडियम 11 और 23। अब आप देखिए यहाँ पे नीचे प्रोटॉनों की संख्या 12, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 11, ऊपर है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो आपको पता है प्रोटॉन यहाँ पे 12 है तो न्यूट्रॉन कितने बचे? 12। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने बचे? 12। इसका मतलब ये जो पेयर्स है, ये जो जोड़ा है, इस जोड़े में क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या समान है, और ऐसे जोड़े को हम क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक परमाणु। एक आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहेंगे भी? ऐसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उन्हें हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे F- Ne
Mg2 पॉजिटिव, Na1 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। अब इन तीनों में आप देखेंगे तो इन सब में आप देखेंगे तो इन सब में क्या होता है, इन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सबके अंदर क्या होगी, 10। जैसे इसका प्रोटॉन होता है 9, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 9। लेकिन -1 है तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितने हो गए, 10। नियॉन के अंदर तो 10 10 ही है। मैग्नीशियम प्रोटॉन की संख्या होती है 12, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 12। लेकिन इसके ऊपर +2 है तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, -2 कर दिया, कितने रह गए, 10। सोडियम ने भी क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, 11 थे तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, माइनस बाहर निकाल दिया तो प्लस आवेश आ गया, तो इसके पास क्या रहते हैं, 10। ऐसे ही एल्युमिनियम 13 में से +3 गए तो ये 3 माइनस हो गए इलेक्ट्रॉन, इसलिए +3 आवेश आया है। तो ये क्या हो गया आपके सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आपको याद रखना है परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये सब हम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब हम एक छोटी सी चीज और पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं आयन, जो अभी अभी आप सामने देख पा रहे हैं। आयन क्या होते हैं, आयन, आयन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आज हम पढ़ रहे हैं ये केमिस्ट्री का बेस है। ठीक है, आयन अगर आप समझ गए तो ऑक्सीकरण, अपचयन और बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आयन क्या होते हैं, कोई भी परमाणु हम जान चुके हैं उदासीन होता है, कोई भी परमाणु उदासीन होता है। जैसे अभी हम बात करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम परमाणु का परमाणु क्रमांक है 12, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हुए, 12। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं तो कितने, 12। इसका मतलब 12 पॉजिटिव 12 नेगेटिव, और इनकी जो आवेश के मान है वो भी समान है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन। और परमाणु के ऊपर आवेश कौन सा आएगा, न्यूट्रल। परमाणु उदासीन होगा, परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से परमाणु हो जाता है उदासीन। लेकिन अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो उसके ऊपर आ जाता है धनावेश, और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो उसके ऊपर आ जाता है ऋणावेश। और इन आवेश युक्त कणों को ही, आवेश युक्त परमाणुओं को ही हम कह देते हैं आयन। कैसे, आपको पता है परमाणु हमारे सामने है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन है 12, और कोई भी परमाणु अपने नज़दीकी जो आदर्श तत्व है उसके जैसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेना चाहेगा। तो इसका नज़दीकी है नियॉन, जिसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चाहेगा कि इसके पहले कक्ष में आगे 2, दूसरे में आगे 3, दूसरे में आगे 8 और तीसरे में आगे 2। तीसरे को ये हटा देता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके ऊपर आ जाते हैं 2 धन आवेश। तो किसी भी परमाणु पे जब धन आवेश आता है तो उसे हम धनायन, किसी भी परमाणु पे जब ऋण आवेश आता है तो उसे हम ऋणायन कहते हैं। कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर धनावेश आता है, कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर ऋणावेश आता है, और इन आवेश युक्त कणों को हम क्या कह देते हैं, आयन कह देते हैं भी। ठीक है, तो देखिए आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेवस स्टैंड का फेवरेट टॉपिक है। लेवस स्टैंड के पेपर में अभी तक हर पेपर में इसमें से क्वेश्चन बने, बहुत सिंपल सा और छोटा सा है। पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉर्ट में पढ़ेंगे, और आपको याद रखना है सॉर्ट में हम क्वेश्चन को कैसे हल कर पाएँ। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उसको टॉपिक में से पूरा का पूरा टॉपिक तो आता नहीं है, हमें अंदर से पूछा जाता है और हम अंदर से सॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करें ये हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू।